Today we are going to discuss about the catalysis process. देखिए कैटालिसिस प्रोसेस जो है बेसिकली कैटलिस्ट से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कैटलिस्ट की, ये सबसे पहले ब्रेजिलियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होते क्या है, यानी कि 1835 के अंदर ब्रेजिलियस ने बताया कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनको हम कैटलिस्ट बोलेंगे। कैटलिस्ट होते क्या है? Catalysts are basically chemical substance which change the chemical reaction, which change the rate of chemical reaction। यानी कि जो कैटलिस्ट होंगे ये वो सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं और खुद रिएक्टिव हो जाते हैं। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कैटलिस्ट का वर्ड का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन जब उसका एंड प्रोडक्ट होता है तो कैटलिस्ट वैसा का वैसा खुद सेफ हो जाता है। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता है लेकिन लास्ट में अनरिएक्टिव हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैटालिसिस। और जो सब्सटेंस हमारे पास वो क्या कहलाएंगे? कैटालिसिस। ये जो कैटालिसिस प्रोसेस है बेसिकली दो तरह का हुआ कि पॉजिटिव कैटालिसिस और नेगेटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या हो गया, रिएक्शन की अगर रेट इंक्रीज होती है उन सब्सटेंस के थ्रू तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव कैटालिसिस। और ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेगेटिव कैटालिस्ट। और प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? नेगेटिव कैटालिसिस। मतलब जो पॉजिटिव कैटालिस्ट हैं और नेगेटिव कैटालिस्ट हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? रिएक्शन की रेट को चेंज कर रहे होते हैं। मींस रिएक्शन की रेट को चेंज करेंगे तो पॉजिटिव कैटालिस्ट बोला गया, उन्हीं प्रोसेस को कैटालिसिस बोला गया। जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? नेगेटिव कैटालिस्ट। और ऐसे सब्सटेंस जो प्रोसेस करवाते हैं उनको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव कैटालिसिस। लेकिन जैसे मैं इसकी पहले बात करूं, अगर मैं H2O2 का डिकम्पोजिशन करवाऊं, ठीक है ना, एसिड एल्डिहाइड की प्रेजेंस में, तो ये काम क्या करेगा? H2 का फॉर्मेशन हुआ प्लस हाफ मोल O2 का फॉर्मेशन हुआ। मींस यहाँ पे जो एसिड एल्डिहाइड है किसका काम कर रही है? नेगेटिव कैटालिस्ट का। यानी कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाने की बजाय क्या हो रही है? रिएक्शन की रेट बढ़ रही है। और हम जितने भी प्रोसेस आज पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, फॉर्मेशन हुआ। तो मैं यहाँ पे आयरन की बात करूं तो आयरन मेरे पास क्या हो जाएगा? एज ए पॉजिटिव कैटालिस्ट। इस तरह से हम नंबर ऑफ एग्जांपल्स को पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन हमने सिर्फ ये सीखा अभी तक कि जो कैटालिसिस प्रोसेस है वो भी हमारे पास दो तरह का हुआ। यानी कि जो रिएक्शन की रेट को कैटालिस्ट बढ़ाएंगे वो पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाएगा और रिएक्शन की रेट को जो कैटालिस्ट कम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके नेगेटिव कैटालिस्ट। और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कैटालिसिस। तो बेसिकली कुछ एग्जांपल आपके पास दो रखे हैं मैंने, कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव कैटालिस्ट हैं। अब बात करते हैं कि रिएक्शन की रेट चेंज हो क्यों रही है, रिएक्शन की रेट क्यों चेंज हो रही है। मैं किसी भी रिएक्शन की अगर बात कर लूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी। यहाँ पर थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्सेस रिएक्शन की रेट, ठीक है ना। इसके बीच में अगर हम देखें तो हमें ये मिलेगा कि यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कोई भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होगा तो इंटरमीडिएट स्टेज की अगर बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेज को पार करेगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये कब होगा? जब उसके अंदर कोई भी कैटालिस्ट नहीं होगा, यानी कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन जिसमें कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहे होते हैं कि उसमें कोई ऐसा कैटालिस्ट डाल दिया पॉजिटिव तो वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट कम कर देता है। तो ये भी तो अपने पास क्या हो गया? EA2, ये EA1 मान लो। तो होता क्या है? EA1 EA2, यानी कि EA1 जाता है EA2 की रेस्पेक्ट में। यानी कि जो हमारे पास सेकंड पाथ जो है
हमारे पास जो सेकंड पाथ फॉलो हो रहा है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। तो आप हमें क्या पता चला कि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन जो एनर्जी है ना कम हो जाती है, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो उसमें रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो रिएक्शन की रेट कम होती है, रिएक्शन की रेट डिक्रीज होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। तो यहाँ बेसिकली इससे पता चलेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रिएक्शन की रेट फास्ट होती है, वो कारण एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, ये जो कैटालाइसिस है बेसिकली दो तरह का हो गया, एक तो एक तो हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। कैटालाइसिस को फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, होमोजेनियस कैटालाइसिस और दूसरा ले लेते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। यानी कि होमोजेनियस कैटालाइसिस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। होमोजेनियस कैटालाइसिस की बात कर लेते हैं। होमोजेनियस कैटालाइसिस में होता क्या है, देखिए अगर रिएक्टेंट उसी फेज में है जिसमें कैटलिस्ट हो, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कैटलिस्ट की फेज वही होगी जो कि रिएक्टेंट की है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या बोला जाएगा, होमोजेनियस। यानी कि इफ कैटलिस्ट प्रेजेंट इन सेम फेज with the reactant, अगर कैटलिस्ट सेम फेज में होगा, रिएक्टेंट की सेम फेज में होगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, होमोजेनियस कैटालाइसिस। तो ये जैसे एग्जांपल की बात करें होमोजेनियस के अंदर, अगर मैंने बात की कि भैया NO है, NO2 सल्फर डाइऑक्साइड लिखते हैं पहले, सल्फर डाइऑक्साइड है और इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे ये गैसेस फेज में है और यहाँ पे ये भी गैसेस फेज में है सल्फर डाइऑक्साइड, और NO भी गैसेस फेज में है, तो एज ए कैटलिस्ट हो गया NO, ये भी तो गैसेस फेज में है, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसी फेज में कैटलिस्ट है, तो एक तरह का क्या हो गया, होमोजेनियस कैटालाइसिस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवा दी जाए तो इसमें भी तो क्या मिल गया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर भी अगर मैं NO ले लिया गैस के फॉर्म में, तो ये भी किसका काम करेगा, ये दोनों भी गैसेस फेज में है, ये भी गैसेस फेज में है, तो ये भी होमोजेनियस कैटालाइसिस। या मैं किसी लिक्विड का एग्जांपल ले लूं, वेल नोन एग्जांपल है, वो भी आपके होमोजेनियस कैटालाइसिस में लेते हैं। देखिए लिक्विड के केस में खूब पढ़े हमने, अगर मैं C12H22O11 in the presence of water, यानी कि सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमारे पास ये लिक्विड फेज में है, ये भी लिक्विड फेज में है, और उसमें एसिड डाल दिया वो भी लिक्विड फेज में। इसका मतलब कि कैटलिस्ट लिक्विड फेज में होगा और रिएक्टेंट भी लिक्विड फेज में होगा, तो हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक को बोलेंगे ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रुक्टोज। क्यों हो गया, ये डी एक्सोलोरेटरी और ये क्या होता है, लिवोरोटेटरी। तो ये भी तो क्या हो गया हमारे पास होमोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल। और देख लीजिए अगर मैं बात करूं एसीटेट की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, यानी कि CH3COO2H5, तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस अगर करेंगे, एसिड ऐड कर दिया, तो ये भी लिक्विड फेज में है, ये भी लिक्विड फेज में और ये भी लिक्विड फेज में, तो इसमें फर्दर हमें तो प्रोडक्ट मिलते हैं कौन कौन से, CH3COOH, एसिटिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, तो लिक्विड फेज में है और रिएक्टेंट भी क्या है, लिक्विड फेज में, तो ये भी हमारे पास कैसा एग्जांपल हो गया, होमोजेनियस कैटालाइसिस का। तो बेसिकली क्या डिफरेंस, मतलब क्या समझ में आया हमें कि अगर हम होमोजेनियस कैटालाइसिस की बात करेंगे तो रिएक्टेंट
और कैटलिस्ट की फेज अगर सेम है तो होमोजेनियस कैटालिसिस बोला जाता है उसको। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हेटेरोजेनियस, इसकी थ्योरी की बात और कर लेते हैं कि भी ऐसा क्यों होता है। होमोजेनियस कैटालिसिस में देखिए थ्योरी क्या काम करती है इसमें। अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करूं तो होमोजेनियस कैटालिसिस की थ्योरी बोलती है कि इसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। अगर इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने लिया था सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस और इसमें बनाया हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसमें इंटरमीडिएट का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो गैस NO अगर हमने डाली हुई है वो NO जो मेरे पास है वो किससे रिएक्शन करेगी, सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है, हाफ मोल NO2 का। अब फर्दर SO2 प्लस NO2 ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी और फॉर्मेशन किसका हो गया फर्दर SO3 का, ठीक है। और सेफ क्या बच गया मेरे पास NO। तो NO जो मेरे पास है ये क्या हो गया कैटालिस्ट। इसका मतलब हम बात करेंगे कि जो NO का फॉर्मेशन हुआ, NO2 का फॉर्मेशन हुआ और NO2 दोबारा से काम में आ गया तो एक दूसरे से मैं कैंसिल आउट कर दूं तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट बोला जाता है। मतलब जो कि फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते, तो ऐसी स्पीशीज जो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट हो गए। अब इंटरमीडिएट से मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोनाइल होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बिन्स होती हैं, एज ए इंटरमीडिएट काम करती हैं। तो यहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन हुआ, ये किसका काम कर रहा है, इंटरमीडिएट का, क्योंकि इंटरमीडिएट दोबारा से कंज्यूम हो गया और हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। और इस तरह से काम किसका कर रहा है, NO कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो बेसिकली इस थ्योरी पे डिपेंड है कि इंटरमीडिएट थ्योरी बोली जाती है इसको। नेक्स्ट देखिए अब एग्जांपल हम पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का मतलब क्या है, अगर रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में है कैटालिस्ट से तो उसको बोला गया हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। देखिए heterogeneous catalysis if catalysts are in different phase then the reactants, अगर कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट है, ठीक है, किससे, कैटालिस्ट से, तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाएगा, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। जैसे एग्जांपल वेल नोन लेते हैं, हैबट प्रोसेस। हैबट प्रोसेस के अंदर होता क्या है, हैबट प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन हुई और इसमें आयरन कैटालिस्ट ले लिया और 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन गैसेस फेज में है, हाइड्रोजन भी तो गैसेस फेज में है, लेकिन आयरन किस फेज में है, सॉलिड फेज में। तो ये गैसेस फेज में और ये क्या है, सॉलिड फेज में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेज है वही अलग अलग हो गई कैटालिस्ट की, किससे, रिएक्टेंट के साथ बिल्कुल अलग फेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसा जो प्रोसेस कहलाता है वो कैसा कहलाएगा, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोला जाएगा। अब इसके अंदर प्रोमोटर बात कर लेते हैं, प्रोमोटर्स, और एक वर्ड होता है पॉइजन। पॉइजन्स क्या होते हैं, देखिए प्रोमोटर वो होते हैं जो कि कैटालिस्ट की एक्टिविटीज को इंक्रीज करें। अगर मैं इसमें मोलिब्डेनम का कोई केस ले लेता तो मोलिब्डेनम मेरे पास क्या हो जाता, प्रोमोटर। लेकिन अगर इसी केस के अंदर मैं बोल देता उसके अंदर आर्सेनिक या कार्बन मोनोऑक्साइड की इंप्योरिटीज होती, अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन मुझे आर्सेनिक या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक एज ए पॉइजन का वर्क करते हैं, मतलब ये कैटालिस्ट की एक्टिविटीज को कम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, पॉइजन। और ऐसे एलिमेंट जो कैटालिस्ट की एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं जैसे मोलिब्डेनम है हैबट प्रोसेस के अंदर, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोमोटर बोला जाता है। तो थोड़ा सा टर्म्स को ध्यान से देखेंगे और एग्जांपल देखें। अगर मैं बात करूं इथाइलिन मॉलिक्यूल की, एंड इथाइलिन मॉलिक्यूल ले लिए और उससे
हमें पोलोथीन बनाना है, पोलोथीन, तो इसका मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर इसको इस तरह से लिखा जाता है CH2 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ होंगे और नंबर ऑफ यूनिट जुड़ जाती हैं, तो बन गया पॉलीथीन, किससे, इथाइलिन मॉलिक्यूल से। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल से पोलोथीन में कन्वर्ट हुआ तो इसमें बोला जाता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। मैं इसको लिख देता हूं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, यानी कि इसमें जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज होता है क्या जिगलर नाटा कैटालिस्ट, R3Al प्लस टाइटेनियम क्लोराइड, यानी कि जो R3Al है वो टाइटेनियम क्लोराइड है, जिससे सॉलिड फेज में अपने पास, लिक्विड फेज गैसेस फेज में होगा, तो ये भी तो क्या हो गया हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। काफी बार पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, तो R3Al प्लस टाइटेनियम क्लोराइड है। R का मतलब कोई भी आपका इथाइल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी आपका मिथाइल मॉलिक्यूल, यानी इथाइल मॉलिक्यूल हुआ, ये मिथाइल मॉलिक्यूल हुआ, इस तरह से हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपका जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता क्या है। तो ये कुछ एग्जांपल किसके हुए हमारे पास हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के। अब देखो इसकी थ्योरी क्या बोलती है कि भाई किस तरह से होगा। तो थ्योरीज की बात करें तो एडजॉर्प्शन थ्योरी की बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझ में आएगा कि हेटेरोजेनियस की थ्योरी क्या बोलती है। थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। देखिए थ्योरीज, 3 थ्योरीज की बात करेंगे। पहली थ्योरी अपने पास ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, उसने सिर्फ ये बताया कि हमारे पास कोई भी एडजॉर्बेट है वो सीधा ही एडजॉर्बेंट सरफेस पे एडजॉर्ब होता है, ठीक है। तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन एडजॉर्प्शन सरफेस पे ज्यादा होगा, ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरी थ्योरी हमने कौन सी पढ़ रखी है, इंटरमीडिएट थ्योरी। उसने ये बोला कि भैया अगर इंटरमीडिएट बनेंगे तो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, ठीक है। तो ये बोलता है कौन सा, इंटरमीडिएट थ्योरी। लेकिन थर्ड अपने पास मॉडर्न थ्योरी बोल सकते हैं। मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि ये जो एडजॉर्प्शन फास्ट होगा ये किसकी वजह से होता है, फ्री वैलेंसी की वजह से होता है, यानी कि फ्री वैलेंसी की वजह से एडजॉर्प्शन तेजी से होगा। यानी किसी सॉलिड सरफेस पे अगर बात करूं तो सॉलिड सरफेस का मतलब क्या है, तो सॉलिड सरफेस के पास जितनी फ्री वैलेंसी होगी, जितनी फ्री वैलेंसी होगी उतना ही एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। यानी ए और बी हम क्या ले लेते हैं एज ए एडजॉर्बेट, तो इसके साथ क्या हुआ, एडजॉर्प्शन होगा, उसके बाद केमिकल बॉन्ड बनेगा, यानी कि केमिकल बॉन्ड बना, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इसका मतलब डिजॉर्प्शन हुआ। मॉडर्न थ्योरी ये होती है, यानी कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है, फ्री वैलेंसी होती है, फ्री वैलेंसी, और इस फ्री वैलेंसी की वजह से एडजॉर्प्शन तेजी से होता है। बेसिकली यही था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जियोलाइट की बात करेंगे।